आपने अभी ऐप भी हमारा शायद डाउनलोड नहीं किया है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज चैप्टर पढ़ना है एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इससे पहले के चैप्टर्स में हम सभी लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि 1990 तक इंडिया आज़ादी के बाद जो लगभग 40 वर्षों का डेवलपमेंट फेस किया है, इंडिया ने जो एक्सपीरियंस लिया था, उसमें क्या गलती थी, क्या सक्सेस था, क्या फेलियर था। और 40 इयर्स के बाद इंडिया की हालत अगर हम देखें तो वो ऐसी हो गई थी कि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें मिल तो गई थी, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें गंवाई भी थी। यानी 40 इयर्स की डेवलपमेंट पॉलिसी के बावजूद इंडिया एक प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पा रहा था। हमारी इकोनॉमी एक डाइसी सिचुएशन में नजर आती थी, और उस डाइसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए हमें एक रिवाइवल की जरूरत थी। मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दूंगा पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी ने अपने पॉलिसीज को चेंज करके उस लेवल को गेन किया जो हमारी यहाँ पर जरूरत थी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पार्टिसिपेंट निशांत, अगर हैं निशांत। यस सर। ठीक है, एंड निशांत आप 2 डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? जी सर, मैं अभी लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ सर, तो ओके, अलाउ इसमें कर दीजिए। 2 नाम फ्लैश हो रहे हैं, आप एक डिवाइस से कनेक्ट हो जाएं, जो कन्वीनियंट लगे आपको उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाइए। ओके सर। ठीक है, राइट। सो आपको पैरामीटर अगर देखना है कि हमने क्या चेंजेस किए और ये चेंजेस करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी, तो ये छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। इस चैप्टर को लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, या इसको हम बेहतर नाम इसका एलपीजी हमने रखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत के अंदर ये पॉलिसीज लाई गई in order to provide secure infrastructure or in order to provide economic development more or less। लेकिन जब हमने देखा कि इन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, लगातार हमें फेलियर्स मिल रहे थे, और ये फेलियर्स इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुके थे कि अब इकोनॉमी की कंडीशन हो चुकी थी डेट ट्रैप की। डेट ट्रैप एक ऐसा लाइक विशियस सर्कल होता है जिससे बाहर निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। गवर्नमेंट बजट चैप्टर आपको याद होगा, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता था कि भाई अगर आपको लॉस है, डेफिसिट है, सॉरी शॉर्टेज है, ठीक है, तो शॉर्टेज को कवर अप करने के 2 रास्ते होते हैं, या तो एसेट्स को बेच दीजिए या लाइबिलिटीज को बढ़ा दीजिए। और आप समझदारी से फैसला लेते हैं कि जी एसेट्स हम नहीं बेचेंगे, हम लाइबिलिटीज को बढ़ा देंगे। ये बात करी थी आपने। हम उधार मांग लेंगे, एसेट्स नहीं बेचेंगे। सर एसेट्स तो हमारे पास वो प्रीशियस पार्ट है जो हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। जब कुछ भी नहीं होगा तो एसेट बेचकर हम अपने डेट को रिलीज कर देंगे, डेट बर्डन को रिलीज कर देंगे। बातें आपको बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन जब आपने देखा आपकी इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी हो गई थी, लगातार लोन लेते चले जा रहे हो, पिछले ईयर्स में जो लोन लिया गया था वो वापस नहीं लौटाया, नया लोन वापस लेना पड़ता है आपको ताकि डेवलपमेंट आप कर सकें और देश को चला सकें। अब 1990 तक हालत ऐसी हो चुकी थी कि आपको कोई देश लोन देने के लिए तैयार नहीं था। 1990 तक आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि वर्ल्ड बैंक तक ने आपको मना कर दिया था। ठीक है, क्यों ये वर्ल्ड बैंक ने मना क्यों कर दिया? सर वर्ल्ड बैंक तो सभी कंट्रीज की मदद करता है, सभी मेंबर कंट्रीज की मदद करने वाला है वर्ल्ड बैंक। सुनिएगा मेरी बात, 1990 तक हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व था वो सिर्फ 15 दिन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकता था। मतलब मात्र 2 हफ्ते के इंपोर्ट के बराबर हमारे पास फॉरेक्स रह गया था। फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट निल हो चुका था। ठीक है, हमने हाथ फैलाया वर्ल्ड बैंक के सामने, कहा कि हमारी मदद करिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा जी बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं इसका मतलब पहले कुछ हो चुका होगा, पहले कुछ घटनाएं हुई होंगी। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं और बात करते हैं 1987 की। 1987 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 2 देशों को एक स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन दिया, एक स्ट्रिक्ट नोट दिया, और कहा कि जी आप अगर नहीं माने तो आने वाले ईयर्स में हमसे मदद मत मांगिएगा। ये 2 कंट्रीज थी, इंडिया और पाकिस्तान। ये 2 कंट्रीज चाहती थी कि इनका इनका देश तरक्की तो करे, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत। ये दोनों कंट्रीज चाहती थी कि देश में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल ना रहे, ज्यादा रोल गवर्नमेंट सेक्टर का रहे।
वर्ल्ड बैंक ने कहा इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करके आप किसी देश को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अभी भी नहीं माने तो जो हालात आपके चल रहे हैं, हर साल अपने देश को चलाने के लिए लोन मांगना पड़ता है, आपको उधार मांगना पड़ता है, ये आने वाले कई सालों तक नहीं चलेगा। ये कुछ ही सालों में हम भी लोन देना बंद कर देंगे। इस बात से खफा होकर या डर करके अगले ही साल 1988 में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने देश में रिफॉर्म्स लागू करता है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया। लेकिन इंडिया अभी भी इस एरोगेंस में था कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है और हमारा देश ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक से वाकिफ है, क्यों ना हम वापस अपने उस स्ट्रेंथ को फोकस करें और अपने देश में उस स्ट्रेंथ की वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस लेकर आए। सर, हमने अभी भी नहीं मानी वर्ल्ड बैंक की बात। 1987 में ये हिदायत हमें मिली थी, 88, 89, 90 3 साल तक इंतजार करते रहे, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद हम अपनी इकोनॉमी की कंडीशंस को रिवाइव कर सकें। लेकिन 1990 तक आते आते ऐसी बद से बदतर सिचुएशन हो गई कि सिर्फ 15 दिन की इंपोर्ट के लिए पैसा रह गया। वापस वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाया तो वर्ल्ड बैंक ने कहा, जी आप तो बहुत ही ढीठ हो। समझ गए? बहुत ही ढीठ हो। ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि इतने समझाने के बावजूद देखो, तुम्हारा पड़ोसी मुल्क जो है, पड़ोसी देश जो है, वो तो रिफॉर्म्स लागू कर चुका है, आपको क्या परेशानी है? हम आपकी मदद नहीं करने वाले इस बार, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये सोचा कि अगर हम किसी कंट्री की, अपनी मेंबर कंट्री की मदद नहीं करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा समाज में, और वर्ल्ड इंटरेस्ट में जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। ठीक है, एक कमिटमेंट लिया जाता है, मेरी बात सुनिएगा, एक कमिटमेंट लिया जाता है और कहा जाता है कि भैया आप हमारे देश के अंदर एलपीजी लॉन्च करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने एक कमिटमेंट लिया, किससे? वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट से कमिटमेंट लिया, हम आपको लोन देंगे इसी शर्त पे कि आप हमें क्या देंगे? हमें अपनी कंट्री में रिलैक्सेशन देंगे। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्राइवेट एंट्रीज हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप रिलैक्स करेंगे, लिबरलाइज करेंगे इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज करेंगे जहां जरूरत हो, और अपने जो दरवाजे तुमने बंद करके रखे हैं ट्रेड रिलेशंस के लिए, उनको आप ओपन करेंगे, यानी ग्लोबलाइज करेंगे। ये कमिटमेंट किया था हमारी गवर्नमेंट ने, तब जाकर $7 बिलियन का लोन मिलता है 1991 में। 1991 में हमें लोन मिला $7 बिलियन का, इस शर्त पे कि हम अपने देश में एलपीजी लॉन्च करेंगे, ठीक है। और उस शर्त को, उस कमिटमेंट को हमें फिर निभाना पड़ा, और इसलिए 1 जुलाई 1991 आपके देश में, जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को स्पेसिफिकली एक पॉलिसी बनाई जाती है, जिसे आपके देश में रिवाइवल पॉलिसी भी कहा जाता है, या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दर्जा दिया जाता है। सर, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक प्लानिंग तो हमने 5 ईयर प्लानिंग पहले 1951 से चालू थी हमारी, लेकिन ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? बदलते वक्त के हिसाब से इकोनॉमी को चेंज करना, उसमें एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना, यही इकोनॉमिक रिफॉर्म कहलाता है, ठीक है। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाय प्रोफेशन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और उस वक्त ये बोला करते थे, ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने पार्लियामेंट में एलपीजी की घोषणा करी, यानी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की घोषणा करी, और इसी अनाउंसमेंट के बाद इकोनॉमी के डेवलपमेंट की एक आशा, एक पाथ हमें नजर आया, एक डायरेक्शन नजर आई कि हाँ ठीक है, अब कुछ हो सकता है हमारे देश का। ये बातें एक बैकग्राउंड के तौर पर मैंने आपको समझाई कि आपके देश में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो कुछ पहले था, उसको बदला गया। क्यों बदला गया? क्या जरूरत आ पड़ी थी? लोग अभी भी हमसे पूछ रहे हैं, कहते हैं वी आर नॉट कन्विंस्ड विद योर एक्सप्लेनेशन सर। अभी भी आपको बताना पड़ेगा कि और क्या कारण थे। आइए कारण बताता हूं आपको। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सिर्फ लगातार लोन लिए जा रहे थे, इसी वजह से देश भर की पॉलिसी को रिवाइव कर दिया गया? जी नहीं, कुछ और भी रीजंस हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन आप देखिए, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लगातार लॉस इनकर कर रही थी। नेशन की लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके लोगों का वेलफेयर करना, लेकिन बदले में आपको मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ नुकसान। और ना चाहते हुए भी आप उन इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते थे, मतलब आपको वो इंडस्ट्रीज चलानी ही पड़ रही थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल हैं। वो ऐसी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थी जिनको गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती थी, ठीक है।
डिस्पाइट कि हमें लॉस मिल रहा है वहां पर, लेकिन फिर भी हमें वो मजबूरी है, हमें वो चलाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की मजबूरी थी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो एनपीए लिस्ट थी, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो लिस्ट थी, जिसे आप सिक यूनिट्स कहते हो, SICK, सिक यूनिट्स कहते हो, जो आपको परफॉर्म करके नहीं दे रही है, हमने उन्हें धीरे धीरे प्राइवेटाइज करने का फैसला किया। एक कारण मैंने पहला बताया आपको कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो बेहतर है प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए। मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा रहा था कि गवर्नमेंट जो है हर जगह इंटरवीन करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करती है कि ये होगा तो ये हम करेंगे, ये होगा तो ये भी हम करेंगे। यार क्या चाहते हो तुम? प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ना आए। कुछ नॉन एसेंशियल एरियाज है, मैं आपको बताऊं, अगर ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री में, ब्रेड कंज्यूमर गुड है, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है उसके अंदर? गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? नहीं, गवर्नमेंट ब्रेड बनाने की, ब्रेड जैसे कमोडिटीज के लिए भी गवर्नमेंट ने ये अंडरटेकिंग अपने पास रखी हुई थी। होटल इंडस्ट्री, लग्जरी होटल्स के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर? नहीं जी, लग्जरी होटल्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यार प्राइवेटाइज करो इस सेक्टर को, ये नॉन एसेंशियल सेक्टर्स हैं। ठीक है ना? जब अकल आई 1991 के बाद, तो हमने धीरे धीरे इनको प्राइवेटाइज करना शुरू किया। उससे पहले इन सभी इंडस्ट्रीज में पैसा कौन लगा रहा था? गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट के पास पैसा लगाने के लिए कहां से आता था? टैक्स पेयर का पैसा। ठीक है, और फिर एक तरफ आप चिल्लाते हो कि देश में रिसोर्सेज कम है, टैक्स कम है, पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, कैसे डेवलपमेंट करें? डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी जब आप सारे के सारे सेक्टर्स को पकड़ के बैठे हुए हो, हर जगह आप ही पैसा लगा रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा कहां से आएगा? शॉर्टेज तो होगी होगी। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट वन इज डेफिसिट इन बीओपी। बेटा डेफिसिट का मतलब शॉर्टेज होता है, और बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको बस बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूं कि एक ऐसा अकाउंट होता है जो दो देशों के बीच में होने वाली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक साल के अंदर हुई हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक खाता, एक अकाउंट हम बनाते हैं, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की जो स्थिति थी, यानी जिसकी कंडीशन थी, वो डेफिसिट थी। डेफिसिट का मतलब हम दूसरी कंट्री को बेच रहे थे कम और उनसे खरीद रहे थे ज्यादा। समझ रहे मेरी बात? अगर खरीदा है आपने 200 रुपए का, बेचा है 50 रुपए का, तो सर शॉर्टेज है ना 150 रुपया, राइट? यानी इंपोर्ट ज्यादा है, यानी इसका मतलब बस ऐसे समझिए कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम है। नतीजा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको डेफिसिट मिल रहा था। और ये डेफिसिट सिर्फ, आप ये मत सोचिए ये डेफिसिट नॉमिनल था, ये हर साल डेफिसिट मिल रहा था। ये एक साल की बात नहीं थी, ये लगातार कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में डेफिसिट मिलता ही चला जा रहा था। ठीक है ना? दूसरा और तीसरा रीजन यहां पर आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सर लगातार बढ़ता हुआ प्राइस आपके देश में तरक्की का एक सिंबल है। किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अगर आपके देश को डेवलपमेंट करना है तो उसके अंदर 3% का माइल्ड इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये साइन होता है, ये इंडिकेटर होता है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन हमें ये इंडिकेटर इतना पसंद आया कि हमारे देश में इन्फ्लेशन को हमने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। सरकार चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से बहुत से लोगों की परचेजिंग पावर पर इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से देश में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, ये भी एक कारण है कि हमें रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल महंगाई, दैट इज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट यहां पर देखिए, फॉल इन द प्रीशियस फॉरेक्स रिजर्व। जो हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार घटता जा रहा था। आप समझदार हैं, देखिए मैं बिलीव करता हूं आप समझदार हैं। ठीक है, अगर मैं 50 रुपए का बेच रहा हूं और रुपए मतलब ऐसे डॉलर्स की बात कर लेते हैं, चलो मैं $50 का सामान बेचता हूं और $150 का इंपोर्ट करता हूं, तो मेरा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना, डिक्रीज होगा ना। और ये सर लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा था। मैं 4 सालों का डेटा आपको बता दूं, अगर 4 इयर्स का डेटा, 8252 करोड़, 8252 करोड़ था 1986-87 में बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश का, जो कि 4 साल में 1989-90 के फाइनेंशियल ईयर तक आते आते 6151 रह गया। यानी लगातार 4 साल में हमने ट्रेंड क्या देखा? लगातार फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन ही होता चला जा रहा है। और आते आते 1990 के एंड तक तो हमने ये महसूस किया कि भाई साहब सिर्फ 15 दिन के, 2 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा रह गया है, फॉरेक्स खत्म, फॉरेक्स रिजर्व खत्म है। मतलब क्यों? क्योंकि आपके देश का एक्सपोर्ट डाउन है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा हाई है। क्लियर? नेक्स्ट वन, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। बच्चा ह्यूज बर्डन ऑफ डेट मैं समझा चुका हूं, शायद सबको मालूम है।
सरकार देश चलाने के लिए पैसा चाहती है और ये पैसा कई बार सरकार को कम लगता है, जिसकी वजह से उधार मांगना पड़ता है। ये उधार हम इसलिए मांगते हैं कि चलो भैया 2020 एक एबनॉर्मल ईयर है, बड़ा खर्चा हो गया इस साल में, चलो हमारे पास शॉर्टेज है, आप दे दीजिए। उधार मांग लिया हमने, किसी आरबीआई से मांग लिया, वर्ल्ड बैंक से मांग लिया, इस आइडियोलॉजी से, इस थिंकिंग से कि अगले साल 2021 अच्छा ईयर होगा, हम इसमें कमाकर ये लोन का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन पता है हालात क्या होते हैं? हर साल गवर्नमेंट को खर्चे ज्यादा करने पड़ते हैं देश की तरक्की के लिए, हर साल शॉर्टेज मिलती है, हर साल लोन मांगा जाता है, पिछले वाला चुकाया नहीं, नया लोन फिर ले लिया, डेट के ऊपर डेट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट छोड़िए सर, इंटरेस्ट का अमाउंट इतना क्यूमुलेट हो जाता है कि उसको देने, उस इंटरेस्ट को पे आउट करने के लिए भी आपके देश को लोन चाहिए होता है। इसको कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप, इसको कहते हैं कर्ज का वो दलदल जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हमारे देश में रिफॉर्म्स को लाने की आवश्यकता पड़ी। अच्छा जी, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सर अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस में जा रही थी और आपके देश की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जरा नजर रखिए बोर्ड की तरफ और स्लाइड की तरफ और मेरी बातों की तरफ। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां पर हो क्या रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नॉन परफॉर्मिंग साबित होती चली जा रही थी। दूसरी बात कि देश में प्लानिंग जो की जा रही थी, 5 ईयर प्लान जो बनाए जा रहे थे, जितने गोल्स उसमें सेट किए जाते हैं उस गोल तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, मैक्सिमम हमें फेलियर मिल रहा था, हमारा मैनेजमेंट इनएफिशिएंट साबित हो रहा था। देश को चलाने के लिए जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार पॉलिसीज का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही थी, रिसोर्स की बर्बादी दूसरी तरफ हो रही थी। क्लियर? एंड आखिरी बात करते हैं, कहते हैं ना हिंदी में एक सेइंग है, कहावत है, जिसके कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ठीक है, या एक इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक कहावत है हिंदी की, अगर आप जानते हो, थोड़ा हिंदी जानते हो तो, कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। इसका मतलब क्या था कि अभी हमारे देश में ये सारी प्रॉब्लम तो चल ही रही थी सर, इराक और कुवैत में हो गई लड़ाई 1991 के दौरान में इराक और कुवैत के बीच में ऑयल पाइपलाइन को लेकर होती है लड़ाई, और ये गल्फ कंट्रीज थी जिनकी लड़ाई की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है सर, तो जो इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे, अब सर और ज्यादा महंगा इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा था, फॉरेक्स रिजर्व पानी की तरफ बहा चला जा रहा था। समझ में आया? जिसको कहते हैं गल्फ क्राइसिस। तो ये कुछ कारण, ये कुछ रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि क्यों हम रिफॉर्म्स को लाना चाहते थे, क्यों वर्ल्ड बैंक ने हमें, उसका क्या इंटरेस्ट था, वो तो मना कर देता भैया तुम्हें लोन नहीं देंगे, तुम जैसे जैसे तैसे अपना काम चलाओ। उसको क्या इंटरेस्ट था कि वो हमें खींच कर डेवलपमेंट कराने के लिए लगा हुआ था। वो चाहता था कि भैया उसके कोई भी मेंबर बहुत कमजोर ना रहे, उसको खींच कर डेवलप कराया जाए, अगर वो गलती कर रहा है तो उसे समझाया जाए, उसे स्ट्रिक्ट नोटिस दिया जाए, लेकिन नहीं मानता है फिर भी उसके ऊपर हमने स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं करी, हमने उसको मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है इस शर्त पे लोन दूंगा, लेकिन ये शर्त निभानी पड़ेगी, ये कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इस शर्त को निभाने के बाद इंडिया में जिस तरह का बदलाव दिखाई दिया है वो बदलाव पॉजिटिव है। तो ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड बैंक ने अपने इंटरेस्ट के लिए किया था। इन पॉइंट्स में से अगर किसी पॉइंट पे वापस डिस्कशन चाहते हैं तो बता दीजिए, चेक कर लो बेटा, एक बार पॉइंट्स चेक कर लो, किसी पॉइंट पे वापस डिस्कशन चाहिए तो बताइए। सर। हाँ जी बोलिए। सर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वाला टॉपिक तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वाला, देखिए क्या होता है, सरकार को आप चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं वोट देकर, ठीक है ना, तो आप सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जी सरकार आपके भलाई के लिए, आपके हितों के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए काम करे। जब गवर्नमेंट की बनाई गई प्लानिंग फेल होती है, ठीक है ना, तो नुकसान आपके देश के टैक्स पेयर का भी होता है, आपके देश के डेवलपमेंट पे एक रोक लगती है, साथ में आपके रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। मानते हैं इस बात को? तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में आपने वादा किया था कि 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे और इससे देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। क्या हुआ उनका? लगातार 5 ईयर प्लान्स आते चले गए और सक्सेस कम, फेलियर ज्यादा आपको मिला। इसको हम इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कहकर समझते हैं। ठीक है,
ओके सर। जी, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर और कोई पॉइंट आपको नहीं पूछना, सभी लोगों को आ गया समझ, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हमने बनाना शुरू किया तो माइंड में एक बात रखी कि इसके ब्रॉड पिलर्स क्या होंगे, इसके पिलर क्या होंगे। ठीक है, पहली बात तो देखिए, एक अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, कोई घायल हो जाता है, तो पहले वो ठीक होता है ना, और उसके बाद वो इंतजाम करता है कि यार दोबारा मुझे इस तरह से चोट ना लगे, इसके लिए मैं ये प्रिकॉशन लूंगा। यही होता है ना। ठीक है, अब सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर, कि अगर देश को चलाना है तो आपको एक प्लानिंग चाहिए, राइट। अब वो प्लानिंग अगर ठीक नहीं हो रही है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तुमने उसको रिवाइज किया 1991 में जाके, है ना। अच्छा भाई, अब रिवाइज किया तो तुम्हें ये देखना था कि पहले जो हालात बिगड़े हैं उनको सही करो, एक बार वो ठीक हो जाए, और उसके बाद ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो कि ये हालात दोबारा पैदा ना हो। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, बताओ। कोई बोलता ही नहीं है। यस सर। आया समझ में कि नहीं? देखो यार, मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आपको हम ब्यूरोक्रेट बनाएं कि भैया पॉलिसी मेकर हो आप, ठीक है, तो आप भी यही करोगे कि पहले देश में जो हालात बिगड़े हैं उनको स्टेबल करो, ठीक है, उनको स्टेबल करो, और उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे ये हालात दोबारा पैदा ही ना हो। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सर दो पिलर हैं, ये देखिए, एक स्टेबलाइजेशन मेजर, जो अभी हालात बिगड़े हैं उनको स्टेबल करना, और एक होता है स्ट्रक्चरल मेजर कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मिल सके और ये चीजें जो गड़बड़ हुई है दोबारा ना हो। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दो तरह के मेजर्स होते हैं, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल। मेरे साथ पढ़िए, स्टेबलाइजेशन मेजर दे रेफर टू शॉर्ट टर्म मेजर्स व्हिच एम एट, देखिए किस पे फोकस करते हैं, करेक्टिंग वीकनेसेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व। पढ़ लीजिए, स्टेबलाइजेशन क्या दिक्कत थी सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिजर्व जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता जा रहा था, फॉरेन करेंसी का रिजर्व घटता चला जा रहा था। तो मेन फोकस करेक्ट करने के लिए क्या किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। साथ में हमने और क्या किया, साथ में फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब स्टेबलाइजेशन है कि जो अभी बिगड़ा है पहले उसे ठीक करो, और साथ में जो महंगाई बढ़ती जा रही थी देश के अंदर उसको ठीक करने की हमने कोशिश करी कि जो प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल सिचुएशन में लेकर आया जाए। दिस इज स्टेबलाइजेशन मेजर। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए कि आने वाले फर्दर ईयर्स में ये प्रॉब्लम दोबारा इसका रेकरेंस ना हो, इसको रोका जाए कैसे, एक प्लेटफॉर्म बनाकर, जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स। देखिए, these are referred to the long term measures which aim at किसके ऊपर, improving the efficiency of the economy और साथ में increasing international competitiveness, इंटरनेशनल मार्केट में आपका कंपटीशन हो और साथ में आपकी इकोनॉमी एफिशिएंट बने। लॉन्ग टर्म में ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा। एलपीजी चैप्टर शुरू होने जा रहा है, इससे पहले की जो पूरी बैकग्राउंड वाली बात थी ये मैंने आपको समझाया, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है जी ये दोनों तो एक ही हो गया ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही तो पार्ट है ना। बेटा ध्यान से सुन लेना, फिर से कहता हूं, स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म में फोकस करता है कि जो अभी हालात बिगड़े हैं, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, उसको ठीक करो पहले और दोबारा ये हालात पैदा ना हो, इसका फ्यूचर में ध्यान रखो। इसके लिए स्ट्रक्चरल मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर्स कहलाते हैं। Am I clear till this? आगे चलें। एलपीजी की बात होती है, एलपीजी। अब ये देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पर, आउट ऑफ एलपीजी द फर्स्ट टू आर द पॉलिसी स्ट्रेटजीज। फर्स्ट टू यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी स्ट्रेटजीज है, और साथ में जो थर्ड वाला ग्लोबलाइजेशन है वो इन पॉलिसीज का रिजल्ट है। आपको लगता है एलपीजी तीनों ही पॉलिसी हैं सर? जी नहीं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आपकी पॉलिसीज हैं और इन पॉलिसीज का आउटकम है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, याद रखना, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है भैया, इसीलिए बोल्ड करके लिखा हुआ है और इतना जोर देकर समझा रहा हूं। एलपीजी इज इक्वल टू पॉलिसीज मत कहना, LNP, that is liberalization and privatization, are the policy strategies, whereas globalization will be the result या outcome। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मुझे लिबरलाइजेशन अगर समझाना है तो मैं तो अपनी क्लासरूम को ही लिबरलाइजेशन के तौर पर समझता हूं। जैसे देखो, अगर मैं लिबरल हो जाऊं क्लास में, मैं लिबरल हो जाऊं क्लास में, तो मैं क्या क्या करूंगा?
अब कुछ एग्जांपल आप लोग देंगे या मैं देता हूं। मैं लिबरल हो जाऊं, मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, सभी लोग फेस टू फेस सामने बैठे हैं और मैं क्लास में लिबरल हो जाऊं, वो मंजर क्या होगा? हाँ, कोई फोन पे लगा है ना, कोई फोन पे अपना चैट कर रहा है और आप क्लास में मान लीजिए कोई लेट आ रहा है, आधे घंटे लेट आ रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा आधे घंटे लेट आ रहे हैं सर, कोई बात नहीं, हो जाता है, आओ बैठो। कोई फोन पे लगा हुआ, मैं कहा बेटा हो जाए तो मेरी क्लास पे भी ध्यान दे लेना, ठीक है सर। मैं टेस्ट नहीं लेता, नहीं, मैं टेस्ट नहीं लेता, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया होगा, समझदार हो, समझ आ गया होगा, मैं टेस्ट नहीं लेता। और सर मैं इसकी कंप्लेंट भी नहीं करता घर पे आपके कि बच्चा नहीं आता, टेस्ट नहीं देता, होमवर्क नहीं करता, मैं कंप्लेंट भी नहीं करता। कितने अच्छे हो सर, ऐसा, ये सब झूठ है। अगर मतलब इफ अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, इसको कहते हैं लिबरल होना, इसको कहते हैं क्या, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इसको कहते हैं क्या, फ्रीडम प्रोवाइड करना। ऐसा होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं। चलिए अब समझना, लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट अगर लिबरल हो गई तो, है ना, गवर्नमेंट अगर लिबरल हो गई तो, गवर्नमेंट ने कहा था हर काम करो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपनी खोलो तो लाइसेंस, कंपनी को एक्सपैंड करो तो लाइसेंस, प्रोडक्ट एक और बनाओ, नया प्रोडक्ट बनाओ तो लाइसेंस, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो तो लाइसेंस, ठीक है। अभी लिबरल हो जाओ ना थोड़ा सा, आप कहते हो कि नहीं बेटा इन प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस, बाकी सब लाइसेंस के बिना काम हो सकता है, कितना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। अब फिर एक और लिबरलाइजेशन का है कि हर जगह गवर्नमेंट ने अपनी अपनी छाप बना रखी है कि जी इधर भी मैं, इधर भी मैं, उधर भी मैं, है ना, लेकिन सब चीज आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से। वो इंग्लिश में सेइंग है क्या, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट द मास्टर ऑफ नन। थोड़ा हर चीज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ढंग से कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये सरकार की हालत है। एक काम करो ना, प्राइवेट सेक्टर को आने दो, लिबर्टी प्रोवाइड करो, प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम दो कि चलो ठीक है ये एरिया मैं छोड़ता हूं, मैं पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो शेयर है मैं रिड्यूस करता हूं, प्राइवेट जो सेक्टर का शेयर है वो बढ़ाता हूं। दिस इज व्हाट लिबरलाइजेशन। जितने भी, मेरी बात सुनिए ध्यान से, लिबरलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर सरकार ने इंपोज करी हैं उनको लिफ्ट अप करना, उनको क्या करना, उनको हटा देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। यहां पर इसको पढ़ भी सकते हैं, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इट इन्वॉल्व्स deregulation and reduction of government control and greater autonomy, sir autonomy मतलब होता है freedom of private investment to make economy more competitive। सर अगर आप मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर दिक्कत गलती गवर्नमेंट से हुई है, रिवीजन पॉलिसीज में हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है कि गवर्नमेंट ने 40 साल तक डेवलपमेंट करने का वादा किया था कि हम चलाएंगे देश, नहीं चला पाए ना, अब ठीक है करेक्ट करो उसको, गलती सभी से हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिबरलाइजेशन का दो पर्पस में सबसे पहला है बच्चे, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। अकेले सारा काम नहीं कर पा रहे थे ना, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आइए, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल तुम्हारे देश का नहीं गेन कर पा रहे थे आप, उसे अनलॉक करिए, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, दिक्कत कहां है, ठीक है। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। कोशिश करिए देश में प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, और ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा जाए ताकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारे देश का बढ़े, ठीक है। दो चीजें बोली है मैंने यहाँ पर, देखो एक, पहले सिर्फ गवर्नमेंट थी उस सेक्टर में, अभी प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, क्या होगा, इंक्रीजिंग कंपटीशन, ठीक है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस। एक तो ये हो गया देश के अंदर कंपटीशन, प्लस इनकी एफिशिएंसी को और मजबूत करिए कि ये जो कंपनियां हैं हमारे भारत में, ये सिर्फ अपने ही देश में ना बेचें, ये दूसरी कंट्रीज में भी बेचें। दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल। हमारे देश का वो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो अभी तक लॉक हो रखा था, उसे अनलॉक करिए, ये पर्पस है लिबरलाइजेशन का। पर्पस में अगर कोई समस्या है तो बताइए बेटा, पर्पस में अगर कोई समस्या है तो बताइए। सर फर्स्ट पॉइंट आप फिर से समझा देंगे? बिल्कुल, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। बेटा इकोनॉमिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो हमारे देश की जो आर्थिक क्षमता है, आर्थिक क्षमता, ठीक है, मतलब जो हम कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या कितना जीडीपी हम जनरेट कर सकते थे,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को तुमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, वो अपना इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल नहीं इंक्रीज कर पा रहा है, जिसकी बदौलत आप वो कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर यही लिबरलाइजेशन के अंदर इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो देश का वो जो लॉक्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अनलॉक होगा, और अनलॉक होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। दिक्कत किसकी है? समझ गए मेरी बात? देखो, प्राइवेट सेक्टर आता है, हर कोई जानेगा प्राइवेट सेक्टर आएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा, महंगा बेचेगा, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होगा, हर कोई जानता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट इंडस्ट्री अगर लगती है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री का मोटिव कभी प्रॉफिट कमाना होगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री सोशल वेलफेयर के लिए चलती है। एक बात बताना मुझे, मेरे को बड़ा मतलब हैरानी होती है या बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आप इस्टेब्लिश होते हुए देखते हो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग, विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो तो वो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर होती है, ये कहां का नियम है? नहीं समझे? एक बार फिर से, गवर्नमेंट कंपनी अगर इस्टेब्लिश होती है तो लोग क्या कहते हैं, भैया गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, है ना, सबको मिलेगा, सस्ता मिलेगा, है ना, वेलफेयर मोटिव होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, यही ना। लेकिन जब उस गवर्नमेंट कंपनी का इवैल्यूएशन होता है तो किस आधार पर होता है? अबे इसको तो लॉस मिला, भाई गवर्नमेंट कंपनी ऐसे तो लॉस ही मिलेगा। उसका जो मोटिव है, जब वो वेलफेयर है तो उसका इवैल्यूएशन भी तो वेलफेयर के आधार पर होना चाहिए कि उसने कितना वेलफेयर क्रिएट किया। लेकिन आप उसका इवैल्यूएशन किस पे करते हो? प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल वही चीज है जैसे आपकी मार्कशीट और आपका टैलेंट। सर टैलेंट तो बहुत है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, ठीक है, लेकिन मार्कशीट पर आपका इवैल्यूएशन क्यों होता है? अभी तक बच्चा कहता है ना कि भाई ठीक है, वो जब रिजल्ट आने वाले होते हैं तो हर कोई चिल्लाता है कि अरे मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, दीज आर ओनली नंबर्स। मैं भी मानता हूं, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही नंबर दिखाकर कॉलेज का गेट खुलेगा आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी की तरह समझो अपने आप को कि भैया तुम तो वेलफेयर के लिए हो, लेकिन तुम्हारा इवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस के आधार पर ही होगा, और अगर लॉस कमाया तो तुम्हें एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, जी आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट है हमारे, स्कूल बोलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लिबरलाइजेशन का पर्पस था जिसके लिए हमने इसको लॉन्च किया। अभी क्लियर हुआ तनीशी? यस सर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लिबरलाइजेशन कहाँ। जैसे मैंने कहा था ना कि मैं अगर क्लास में लिबरल हो जाऊं, लिबरलाइज कर दूं मैं अपने क्लासरूम को, तो मैं क्या क्या करूंगा। मैंने बोला था मैं मोबाइल फोन अलाउ कर दूंगा, कभी भी आओ कभी भी जाओ, मुझे रोक टोक नहीं है, आपको होमवर्क करना है करो, नहीं करना है मत करो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं कंप्लेंट भी नहीं करूंगा, और सर मैं टेस्ट भी नहीं लूंगा। बढ़िया, दीज आर माई एरियाज ऑफ लिबरलाइजेशन। तो एक गवर्नमेंट ने अगर देश में लिबरलाइजेशन किया होगा तो कहाँ कहाँ पे किया होगा, ये टॉपिक है हमारा। आई बिल्कुल वही पढ़ना है, डिटेल में वही सारी चीजें पढ़ेंगे आज। देखिए कहां कहां पे लिबरलाइजेशन हुआ, आपके सामने स्लाइड पर मैंने डाले हैं 4 एरियाज हैं। कुछ किताबों में 5 दिखेंगे आपको ये एरियाज, बट टेक्निकली ये 4 ही हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया गया, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइज किया गया जिसमें बैंक्स शामिल हैं, तीसरा टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए, जो टैक्स पहले कंबरसम प्रोसीजर हुआ करता था उसको सिंप्लीफाई किया गया, और आखिरी में जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सटर्नल ट्रेड रिफॉर्म्स की बात होती है, जो ट्रेड पर बैरियर्स तरह तरह के लगाए जाते थे, उनका रिमूवल लिबरलाइजेशन के अंदर देखा गया। तो दीज आर द 4 एरियाज ऑफ लिबरलाइजेशन जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करें, ठीक है, 4 एरियाज हैं, इट कम्स अंडर लिबरलाइजेशन। एरियाज ऑफ लिबरलाइजेशन देख लीजिए, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। ये सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रीज के लिए लिबरलाइजेशन की हवा चली तो इंडस्ट्रीज के लिए खुशखबरी आई, और वो खुशखबरी थी सबसे पहला जी रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हमें यहां पर बच्चा लिख के देगा कि भाई एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एबॉलिशन का मतलब है पूरी तरह से खात्मा हो जाना, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है एक्सेप्ट अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या बोला मैंने? एक्सेप्ट अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी हैं जिनको चलाने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हमने खत्म कर दी। अच्छी बात है, पढ़ के देखें।
पहले लाइसेंस चाहिए होता था इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए और उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है ना। बट अब जो नेगेटिव लिस्ट है उसको छोड़कर अगर हम बात करें तो बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी। सर नेगेटिव लिस्ट कह रहे हो तो क्या है वो? जैसे मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप कहते हो जी मैं एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूँ जो हम दवाई बनाएंगे, ठीक है, ड्रग्स एंड मेडिसिन में हम डील करेंगे, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते। आप इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं सर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डायनामाइट्स बनाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला बारूद बनाते हैं आप, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रीज कट करके रबर बनाना चाहते हैं या रबर ट्रीज हैं, आप उनसे एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल रिसोर्सेज को, माइनिंग है आपकी, है ना, नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के अंदर आप हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जी मतलब ये तकरीबन 18 इंडस्ट्रीज हैं नेगेटिव लिस्ट के लिए जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, राइट। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए आप केमिकल बना रहे हैं, ठीक है, या ह्यूमन कंजम्पशन, इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल एंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो केमिकल है वो लिकर बोला जाता है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते। तो दीज आर द एरियाज, ठीक है। लेकिन बाकी सारा एरिया, मैगी बना रहे हो आप बना लो, टूथपेस्ट बना रहे हो बना लो, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये जो आइटम्स थे उनको फ्री कर दिया, ऑलराइट। चलिए, तो सबसे अच्छी खुशखबरी है कि थोड़े से हाथ हमारे खुल गए कि अब हम आसानी से फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर पता है क्या, 1991 से पहले ऐसा नहीं था। कोलगेट, एक कोलगेट आया, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट, कोलगेट टोटल प्रोटेक्शन, कोलगेट चारकोल, कोलगेट नीम एंड तुलसी, कोलगेट वेद शक्ति, ठीक है। पहले हर कोलगेट के लिए ना लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर प्रोड्यूसर हाथ जोड़ लेता, कहता कोलगेट है बस बहुत है, ठीक है ना। अभी क्या है, जैसे ही ये फ्रीडम मिली शुरू हो गए हम, मैगी, मैगी मसाला, मैगी टोमेटो, मैगी आटा नूडल, शुरू, वेरिएंट पे वेरिएंट, ठीक है ना। ब्रांच खोलने लगे इधर भी उधर भी इधर भी, ठीक है। तो ये है लिबरलाइजेशन का फायदा, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक पोटेंशियल। अब हर जगह देखो ब्रांच खोलेंगे, लोगों को जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। पहले रोक के रखा हुआ था सब कुछ। ओके, नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने कहा भाई हमने तुम्हें बहुत संभाला, अब हम अपना रोल धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अब आप अपने पैरों पर खड़े होइए और चलाइए, ठीक है। जहां पर गवर्नमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट ने उन एरियाज को बिल्कुल नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट वहां पर बनी रही, लेकिन बाकी एरियाज को जो नॉन एसेंशियल एरियाज कहलाए उनको हमने थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए रिलीज कर दिया। दिस इज द पॉइंट। यहां पे देखिए, the number of industries exclusively reserved for the public sector reduced from 17 to the following 3 industries nowadays। अभी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज बची हैं गवर्नमेंट के पास में, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और तीसरा है रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट भी सेमी प्राइवेटाइज हो चुका है, ठीक है जी। डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लीजिए, एटॉमिक एनर्जी की बात कर लीजिए, ये एरियाज रह गए थे खाली, गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, बाकी सब चीजें धीरे धीरे छोड़ दी। याद है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ था जब 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत जब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हुआ था ना, तो इंडस्ट्रीज बना दी गई थी 3, स्केड्यूल ए, बी और सी। तो बेटा स्केड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17, जिसको कौन चलाएगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, सही है ना। तो गवर्नमेंट ने अब कहा 1991, भाई 1956 से 1991 आते आते गवर्नमेंट ने कहा भाई बट ठीक है, अब धीरे धीरे हम प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अपने जो स्ट्रेटेजिक एरियाज थे वो रिड्यूस करके अब 3 रह गए। डन। नेक्स्ट वन, आ जाओ जी। याद है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 1956 में उनके लिए खबर क्या थी, अच्छी खबर क्या थी कि बड़ी कंपनियों को छोटी कंपनियों के प्रोडक्ट बनाने से रोक दिया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो बड़ी कंपनियां नहीं बना सकती हैं, प्रोडक्ट का रिजर्वेशन कर दिया है। बल्ले बल्ले हो गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। वो कहते हैं भाई बढ़िया हो गया, अब हम जो बनाएंगे हमारा ही प्रोडक्ट बाजार में जाएगा, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बाजार में बड़ी कंपनियों के सामने कंपटीशन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है कंज्यूमर के पास, हमारा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा उसको। लेकिन 34-35 सालों के बाद भी आप रिजर्व करना चाहते थे प्रोडक्ट को, जो कि सही नहीं है। 1991 में जब हमने कहा कि इस रिजर्वेशन को, जो प्रोडक्ट का रिजर्वेशन किया गया था, इसको अब हम खत्म करते हैं, जिसको बोला जाएगा क्या? डी रिजर्वेशन, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किए गए थे प्रोडक्शन को, उन प्रोडक्शन को हमने डी रिजर्व कर दिया। बड़ी कंपनियों को भी बोल दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि नाउ यू कैन प्रोड्यूस ये वाले प्रोडक्ट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। 35 साल हो गए, इनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आया। 35 इयर्स के बाद भी ये कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए।
अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जिसका प्रोडक्ट बढ़िया, जिसका प्रोडक्ट कंज्यूमर पसंद करेगा वो इंडस्ट्री बाजार में रहेगी, नहीं तो बंद करो, ठीक है सर। और एक और बात मैंने बताई थी इन्वेस्टमेंट लिमिट को, 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी थी? 5 लाख थी ना 1950 में। 1950 में अगर आप 5 लाख रुपयों से कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, लेकिन 1991 में जाकर इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 करोड़ रुपए, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट वन, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट एक कानून बनाया गया था 1969 में। 1969 में एक कानून आता है जिसके तहत बोला गया कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी प्लेयर अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब समझना, बड़ी बड़ी कंपनियां उस जमाने में जो थी, छोटी तो ज्यादा नहीं थी, जितनी थी वो चाहती थी कि पूरा इंडिया उन्हीं से प्रोडक्ट खरीदे और वो हर तरह के प्रोडक्ट को बनाए और उनको बेचें। ये कहना सरासर गलत है भाई, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इस तरीके से चलोगे तो ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा रवैया होगा आपका, और हम नहीं चाहते कि दोबारा से हमारे भारत में ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी खड़ी हो। इसके लिए हमने एक कानून बनाया जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी मोनोपोली कॉन्सेंट्रेशन से बचाने की कोशिश करी गई और बोला गया कि जहां जहां आपको लगेगा, जहां पे लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में है, वहां पर गवर्नमेंट उसके सामने कॉम्पिटिटर बनेगी। 1969 में इस तरह का कानून लाया गया था, लेकिन भैया 1991 आते आते हमें समझ आया कि नहीं, प्राइवेट प्लेयर को अब देखो आप रोक रहे हो। मान लीजिए मैं कहता हूं, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं कहता हूं जी मैं तो कपड़ा बनाता हूं, टेक्सटाइल, फिर मैं कहने लग गया मैं कपड़ा भी बनाऊंगा, अब मैं साथ में दवाइयां भी बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं दवाइयों के साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन में भी आ जाऊंगा। अब आपको क्या लगा? आपने मेरे ऊपर एक कानून लगा दिया कि आप अपनी मोनोपोली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को इस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। गलती हो गई ना। मैंने कहा यार मैं ना एक और खोलना चाहता था, मैं पेट्रोकेमिकल भी आना चाहता था, बट गवर्नमेंट कहती है नहीं बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। 1991 में जाकर गवर्नमेंट को लगा कि यार अगर मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा, क्या पता ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, क्या पता ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा तो यार देश की जीडीपी ही तो बढ़ेगी ना। तो हमने इस MRTP एक्ट में अमेंडमेंट प्रोवाइड किया और रिलैक्सेशन किया कि भैया जो एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन था उसको इतने से इस हद तक बढ़ा दिया कि अब आप, इतना था ना पहले रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर, अभी ये रिस्ट्रिक्शन तो है लेकिन ये हमने एरिया बढ़ा दिया आपका। क्लियर? थोड़ा तो फ्रीडम मिला कि नहीं मिला? दिस इज लिबरलाइजेशन। ये पढ़िए, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। याद है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? कोई समझाएगा मुझे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है? कोई समझा रहा है मुझे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है? सर हम हाँ जी बोलिए। गुड्स को एक्सपोर्ट तो कर सकते थे लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। बहुत ही नहीं, थोड़ा सा रिफाइन करेंगे इसको। और कोई ऑप्शन और कोई आंसर मेरे को चाहिए, जल्दी बताओ, और आज ही चाहिए, कल नहीं बताना है, आज ही करना है, बताओ। मोर ऑफ इंपोर्ट। निशांत बोलना चाहते हो? बोलो। सर मोर ऑफ इंपोर्ट लेस ऑफ एक्सपोर्ट। मोर ऑफ इंपोर्ट लेस ऑफ एक्सपोर्ट, शाबाश। मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें, मैंने नहीं पढ़ाया भाई साहब, मत बोलना कि मेरे से पढ़ा था तुमने, ठीक है। खाओगा 4 जगह और बेइज्जती कराओगे सर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सुनो मेरी बात, मैं हाँ हिमांशु कुछ कह रहे हो? सर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी फॉरेन वो कॉम्पिटिटर्स। राइट। मेरी एक लाइन याद है आप लोगों को? लंबा समय हो गया ना, गर्मियों में पढ़ा था सर ये तो हमने, अब तो सर्दियां आ गई तो भूल गए हम। मेरी लाइन याद है कि रादर देन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम स्विगी और जोमेटो, घर में खाना बना लो। याद है? दिस इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आप जो मशीन जर्मनी से खरीद रहे थे अपने देश में बना लो ना।
और Yes, अगर sir. इसी तरह से चलता रहा तो आप उन पे डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे और आपके देश का फॉरेन करेंसी का रिजर्व नहीं खाली हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो एक बार ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद आप सेल्फ रिलायंस भी तो गेन करोगे। ठीक है, सब समझते हो तुम लोग, खाली मुझे चेक करते हो कि नहीं नहीं इन्हें देखें कि इन्हें आता है कि नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी उसी तरह से समझाता हूँ, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके कि ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना, ऐसे ही समझाता हूँ। चलो, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स में पहले बेटा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। बोला गया था कि रादर देन ऑर्डरिंग मशीन फ्रॉम जर्मनी, इटली और जापान, आप अपने देश में जो गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं आप उनसे खरीदिए। आपको ये बात बुरी लगी, आपने कहा जी हमारे पास तो पैसा है, हम तो वहीं से खरीदेंगे, हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया था, याद है? टैरिफ मतलब टैक्स बढ़ा दिया था कि ठीक है इंपोर्ट करो बट इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी। बुरा लगा आपको और आप कह रहे कोई बात नहीं फिर भी मैं दे दूंगा, पैसा है हमारे पास, हम फिर भी दे देंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को भी बुरा लगा, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तो अब इतने से ज्यादा नहीं मंगा सकते आप। क्या लगा दिया? कोटा लगा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आप मंगाओ, ठीक है, अगर मंगाओगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा और इतनी यूनिट से ज्यादा नहीं मंगा सकते, कोटा कहते हैं इसको, ठीक है ना। 1991 में हमें महसूस हुआ कि यार गलती कर दी थी हमने, आपकी पोटेंशियल को हमने होल्ड करा दिया था, ठीक है, आप जो करना चाहते थे हमने उस पर होल्ड लगा दिया ताकि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर सुधर सके, है ना। अब डोमेस्टिक प्लेयर धीरे धीरे संभल चुके हैं, अब वो वक्त आ गया है कि आपके ऊपर लगाया गया ये जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम अपलिफ्ट करें, और ये है लिबरलाइजेशन, कि अब आपको इंपोर्ट करने की आजादी दे दी गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए आपने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। 5 पॉइंट्स एक बार फिर से मैं कहता हूं, फिर से देख लीजिए 5 पॉइंट्स। अगर कोई डाउट है तो बताइए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जल्दी। आगे समझ, कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है, बढ़िया। तो आगे चलेंगे, अब बात करेंगे नेक्स्ट एरिया जहां पर हमें लिबरलाइजेशन मिला, वो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसे बैंकिंग सेक्टर कहा जाता है। सर बैंक्स के ऊपर जो है ना, हमने देखा कि बैंक चाहता था कि वो परफॉर्म करे, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं हर्डल, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। सबसे पहला तो हमने कहा कि इसका रेगुलेटर कौन है, इसकी क्लास का मॉनिटर कौन है जो इसे सुपरवाइज करता है। हमने देखा जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेटा 1991 से पहले जो छवि थी, यानी जो उसकी इमेज थी, वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर के तौर पे थी। रेगुलेटर मतलब कि भाई आपको सुपरवाइज करेगा, आपको मॉनिटर करेगा, आपको गाइड करेगा, ठीक है ना, मतलब डंडा लेके सर पे खड़ा रहेगा, कमर्शियल बैंक ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ठीक है। लेकिन अगर किसी कमर्शियल बैंक को खुदा ना खासा जरूरत पड़ जाए पैसों की, तो आरबीआई इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं था, ठीक है। और अदर एरियाज, अदर प्रॉब्लम्स जो कमर्शियल बैंक्स को आती थी, उनमें आरबीआई का सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। 1991 में इस रेगुलेटर को जरा ठीक किया गया, इस मॉनिटर के कान पकड़े गए कि भैया तुम करते क्या हो, तुम इनको रेगुलेट कर रहे हो, इनको डंडा दिखा करके ऐसे नहीं ऐसे करना है, अगर इनको कोई परेशानी आती है, तुम्हारा सपोर्ट मांगते हैं तो आप करिए ना। आरबीआई के रोल को हमने चेंज कर दिया, और ये रोल अब आरबीआई का जो था वो था, पहले था रेगुलेटर, अब बन गया रेगुलेटर कम फैसिलिटेटर। रेगुलेटर कम फैसिलिटेटर, कि रेगुलेटर भी हूं और जरूरत पड़े फैसिलिटेट करने की आपको कहीं, तो मैं मदद भी करूंगा सर। अच्छी बात है बैंक के लिए, या आरबीआई से अब हमें आसानी से लोन भी मिल सकता है जरूरत पड़ने पर। आइए जी, दूसरी बात करें, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। लो भैया, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ कर दिया गया। यहां पर द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स। भारतीय बैंक भी होंगे और फॉरेन कंट्रीज के बैंक भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100% अलाउ नहीं किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई एंड फॉरेन बैंक्स लाइक एचएसबीसी, ठीक है, इंक्रीज द कंपटीशन, ठीक है, एंड बेनिफिटेड द कंज्यूमर्स थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड बेटर सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक की एफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी कंपटीशन बढ़ाने के लिए प्राइवेट बैंक आने वाले हैं।
1991 में प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग बिजनेस में लाया गया ताकि बैंक्स की अप्रोच को और बैंक्स के एक्सपेंशन को हम पूरे कंट्री में देख सकें। क्लियर? तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स ये है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेनर्स हुआ करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर रखी थी हमने, जिसको बढ़ाया गया। पहले देखिए यहाँ पर, द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 51%। सर पहले 26% की लिमिट थी, कितने की? 26%। कि अगर मान लीजिए आपको एक बैंक खोलना है, आप इंडियन हो, आपको एक बैंक खोलना है, पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप कहते हैं मेरा एक फॉरेनर फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ मिलकर बैंक खोलना चाहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट कहती थी फॉरेनर फ्रेंड को बोलना 26% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तुम्हारे बैंक में। समझ में आया? क्लियर हो गया? एक इंडियन कहता है मैं बैंक खोलना चाहता हूं और मेरा एक फॉरेनर फ्रेंड मेरे साथ में काम करेगा, बैंक खोलेगा, हम प्रमोटर्स हैं, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती थी फॉरेनर फ्रेंड को कि भैया 26% से ज्यादा इक्विटी में पार्टिसिपेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, इस पार्टिसिपेशन लिमिट को, इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को FIIs के अंदर, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इसको बढ़ाया गया और 51% तक कर दिया गया। सर कंपनी में 50-50 नहीं होता, वो पार्टनरशिप में होता है 50-50। कंपनीज में 49-51 और 51% इक्विटी होल्डिंग जिसके पास है, कंपनी का मालिक हुआ है। ठीक है जी, तो ये लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आइए यहाँ पर ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। बैंक्स को ये भी इजाजत दी गई कि अगर आप फर्दर अपनी ब्रांच एक्सपेंशन करना चाहते हैं, पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 1969 में जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, उस पे ब्रांच एक्सपेंशन में आपको आजादी नहीं थी, लेकिन 1991 में आपके एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान बनाया गया। अगर आप बैंक की ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो आसानी से आप ब्रांचेस एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये 4 बातें हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बताया मैंने, आरबीआई के रोल को चेंज किया गया, पहला प्राइवेट बैंक को लाया गया, तीसरा यहाँ पर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बैंक्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स थे, उनको हमने बढ़ाकर 51% तक कर दिया, और आखिरी बैंक एक्सपेंशन प्रोसेस को, ब्रांच एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान बना दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म पे आते हैं। भारत में सरकार हमसे 2 तरह के टैक्स लेती है, और एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डायरेक्ट टैक्स का मतलब और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ लेंगे पहले। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जिसका बर्डन आप दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकम मैं कमाता हूं, इनकम टैक्स भरने की जिम्मेदारी मेरी है, इनकम टैक्स का बर्डन किसके पॉकेट पे पड़ेगा? जिसकी इनकम है। ठीक है ना, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैं इनकम कमाऊं, मैं इनकम को खर्च करूं, मौज लूं, और इनकम टैक्स भरना मुझे था। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई मेरा इनकम टैक्स भर दो। क्या ऐसा कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। बर्डन टैक्स का शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैं सेलर हूं सर, मैं सेलर हूं, ये पेन मैं आपको बेचता हूं, ये सेलर हूं मैं, ये पेन मैं आपको बेचता हूं, ठीक है। बेचने वाला सेलर कहलाता है, और सेलर को गवर्नमेंट कहती है बेटा बेचेगा GST जमा करा देना। मैंने कहा ठीक है जी, बेचने तो दो पहले, ठीक है। मैंने बेचा आपको, ठीक है, जो इस पे GST मुझे पे करनी है, मैं किससे वसूलूंगा? जी 10 रुपए का पेन है, ठीक है, या 8 रुपए का पेन है, 2 रुपए GST जानी है, 10 रुपए मैंने आपसे ले लिए, 8 रुपए अपने पास रख के 2 रुपए सरकार को दे दिया। मैं कहा लो, देना मुझे था, लायबिलिटी मेरी थी, बर्डन किसके पॉकेट पे? एंड यूजर के पॉकेट पे। बढ़िया है जी, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में जैसे हो जाता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में हो जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है यार? ये आज तक नहीं समझ पाया मैं, पता नहीं क्यों है जी। किसके प्रॉफिट पे? कंपनी के प्रॉफिट पे। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है। टैक्स ऑन प्रॉफिट इज कॉर्पोरेट टैक्स। बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर इंक्रीजिंग माय नॉलेज। और एक होता है वेल्थ टैक्स। सर जी वेल्थ टैक्स कहाँ लगता है? कोई बताएगा वेल्थ टैक्स किस पे लगता है? प्रॉपर्टी में वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और 2 करोड़ की हुई, इसके ऊपर टैक्स। बढ़िया,
आंसर सिंपल था, वेल्थ टैक्स पर्सन की वेल्थ पे लगता है। अगर आपकी धन दौलत संपत्ति है और वो संपत्ति एक लिमिट से ज्यादा होती है तो उस पे सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे वेल्थ टैक्स कहा जाता है। पे कौन करेगा? जिसकी संपत्ति है। बर्डन किस पे पड़ेगा? जिसकी संपत्ति है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल गिनाते हैं, जैसे जीएसटी हो गया सर। जीएसटी सबसे बड़ा एग्जांपल है। इंपोर्ट ड्यूटी, साहब मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, मैंने इंपोर्ट करवाया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिंगापुर से इंपोर्ट कराया, ड्यूटीज मैंने पे करी और वो इंपोर्टेड आइटम मैं आपको बेचता हूं। समझ गए? क्लियर हो गया? किससे वसूलूंगा? ड्यूटी पे कर दी मैंने, वसूलूंगा किससे? एंड यूजर से। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब आइए यहां पर समझते हैं द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स मेड, जो उस दौरान हमारे टैक्स में बदलाव किया गया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहला, रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्स बहुत पहले बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, इस रेट को रिड्यूस किया गया। आप जानते हैं एक साल था, 1 या 2 साल ऐसा था कि भारत सरकार ने इनकम टैक्स 97% चार्ज किया था। 97%, 3% ऑफ द इनकम वो कहते थे कि यू कैन एंजॉय। मैं कहा नहीं नहीं, ये भी रख लो, सभी रख लो। 97%। सर देश की तरक्की करनी है। अरे तो देश की तरक्की करनी है तो छोड़ो तो कुछ खर्च करने के लिए। 97% तक जब लोगों ने टैक्स चोरियां करनी शुरू कर दी, टैक्स की चोरी, वैसे चोरियां नहीं, टैक्स की चोरियां करने शुरू कर दी, टैक्स इवेड करने लग गए, तो गवर्नमेंट को समझ आया कि नहीं यार, ऐसे देखो टैक्स, लोग पैसा तो कमा रहे हैं, जेब में तो आ रहा है, लेकिन कहते हैं गवर्नमेंट को है ही नहीं, जाओ कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ने सोचा कि अब टैक्स के रेट को अगर कम रखेंगे, लोग ईमानदारी के साथ में टैक्स देंगे। रिडक्शन इन टैक्स रेट, जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के लिए था। ठीक है ना? जीएसटी तो अभी आया है हाल फिलहाल में सर, 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च किया गया। उस जमाने में जो था, उस जमाने में आपका सेल्स टैक्स चला करता था, सेन वैट, मॉड वैट, उसके बाद वैट आया, है ना, उसके बाद आपका ये जीएसटी आया, राइट। तो उस जमाने में सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी होता है बेटा प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है। इंपोर्ट करते हो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, डॉक क्लियरेंस कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ये अलग अलग तरह के टैक्सेस सरकार वसूलती थी। तो अगर टैक्स का रेट कम होगा तो हर कोई ईमानदारी से टैक्स पे करेगा सर, सबसे पहला तो। दूसरा रिफॉर्म ये आया कि रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स हमने लॉन्च किया। रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था? Considerable reforms have been made in indirect tax to facilitate establishment of common national market for goods and commodities. सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है जीएसटी के तौर पर वो यही है कि सिंगल विंडो टैक्स सिस्टम रहेगा। एक ही विंडो पर एक ही तरह का टैक्स आपने दे देना है, चाहे पूरे भारत में आप ट्रेड कर लें, इससे अलग अलग टैक्स नहीं वसूले जाएंगे। हर स्टेट में अलग अलग तरह का टैक्स रेट पहले हुआ करता था, जो नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रायर टू 91 से पहले की बात करें तो हर राज्य में हर तरह का सेल्स टैक्स वसूला जाता था। हर राज्य में हर तरीके का जो है आपका सिस्टम होता था, जिसे कस्टम क्लियरेंस हो गया, एक्साइज क्लियरेंस, एक्साइज ड्यूटी हो गई, अलग अलग तरीके का। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, इसका एक रैशनलाइजेशन होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव करिए, खास तौर पर इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव करिए कि लोग गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमें मिले और कितना सामान खरीदा बेचा गया उस पर एक ईमानदारी के साथ ऑनेस्ट तरीके से टैक्स वसूली हो सके। डायरेक्ट टैक्स जो लोग भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम कमाकर इनकम पे जो टैक्स भरते हैं लोग, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करिए। टैक्स पेयर्स को कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स में मत फंसाइए, कम्बरसम प्रोसेस में मत फंसाइए। ठीक है। टैक्स के फाइलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करिए। ये 3 चीजें हैं मेन। यहाँ पर है रिडक्शन इन टैक्स। तो अगर आप टैक्स रिफॉर्म समझाएंगे तो 3 बातों का ख्याल रखना है। टैक्स को रिड्यूस किया गया, कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन किया गया इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, एंड फाइनली टैक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, आगे चलें। अब फाइनली फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स मतलब एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेक्स रिफॉर्म मतलब एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स है। मेरे साथ आइए समझते हैं इसको। सबसे बड़ी जो यहाँ पर बदलाव हमने देखा वो है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। मेरी बात को पहले समझ लीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। अगर $1 की कीमत 74 रुपीज है और ये $1 अब 75 रुपीज का हो जाता है, ठीक है, प्राइस ऑफ डॉलर, वैल्यू ऑफ रुपी
डॉलर का प्राइस बढ़ा, रुपी की वैल्यू गिर गई। ये समझ आया? क्या हो रहा है सर? ये क्या पढ़ा रहे हो? ये दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी ये समझाया गया था। $1 अभी आप खरीदने के लिए जेब से 74 रुपीज पे करते हैं, उसी $1 को खरीदने के लिए एक दिन बाद या 4 दिन बाद 75 रुपीज पे करना पड़ रहा है। ₹1 और ज्यादा देना पड़ रहा है। बेटा तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कमजोर हुई है। तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बोला है मैंने सर, लेकिन हम तो देखो 74 75 बड़ा होता है, हमारी वैल्यू तो बड़ी है। बेटा वैल्यू इंपॉर्टेंस। अगर किसी चीज को खरीदने के लिए ₹1 दे रहे हो, उसी चीज को खरीदने के लिए अब ₹2 देना पड़े, इसका मतलब वो चीज महंगी हो गई है। वो चीज तो महंगी हो गई है, लेकिन तुम्हारी करेंसी की वैल्यू भी गिर गई है। ये समझ आया? इसको कहते हैं बेटा, अगर सुनना मेरी बात, ये जो फॉल इन, देखो इधर, फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये रुपी की वैल्यू फॉल हुई है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। इस प्रोसेस को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। और बेटा इसी को हम कहते हैं डिवैल्यूएशन भी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिवैल्यूएशन भी बोलते हैं इसको, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। सही है सर? एक ही चीज पढ़ाई आपने और उसको ये भी बोलते हैं, उसको वो भी बोलते हैं, कोई फर्क है इसमें? फर्क बताता हूं आपको। बेटा डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन का जो कारण है वो है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस। अगर डॉलर की कीमत 74 थी, अब डॉलर की कीमत 75 हो गई है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई, आप इसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। लेकिन अगर आरबीआई की वजह से, या आरबीआई मत बोलना यहां पर, या गवर्नमेंट बोला, हमने एक ही बात है, आरबीआई या गवर्नमेंट की वजह से अगर ये 74 रुपीज का था, अब 75 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है, आरबीआई ने ये वादा कर दिया है या गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस कर दिया है, इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। बेटा जी दोनों ही चीजों में, डेप्रिसिएशन में और डिवैल्यूएशन में, दोनों में ही रुपी की वैल्यू तो फॉल हो रही है फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में। डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू तो डिक्लाइन ही हो रही है दोनों केस में, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, अगर ये आरबीआई की वजह से हुआ है तो डिवैल्यूएशन कहलाएगा, और अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से खुद ब खुद हुआ है, अपने आप हुआ है, तो ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा। बढ़िया हो गई बात? अब सुनना सर, आरबीआई को क्यों यहाँ पर खुजली मचती है कि जी डॉलर का रेट 74 था तो वो 75 कर दे? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझ लिया आपने डिवैल्यूएशन क्या होता है? ये समझ गए सभी लोग? मिटा दूं फिर इसको? बोलो Yes, बोलो, sir. मिटाऊं? आ गया समझ? यस सर। चल, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको देखिएगा। यहाँ पर डिवैल्यूएशन क्यों किया गया? सर उस टाइम पर, अभी मैंने रीजन पढ़ाया था, उस टाइम पर हमारा इंपोर्ट हो गया था बहुत ज्यादा और हमारा एक्सपोर्ट था बहुत कम। एक्सपोर्ट जो है हमारा घटता चला जा रहा था, इंपोर्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा था, और नतीजा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमें क्या मिल रहा था? डेफिसिट। क्या मिल रहा था? डेफिसिट। बीओपी डेफिसिट मिल रहा था बीओपी के अंदर। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? लिबरलाइज करना पड़ा। लिबरलाइज के अंदर हमने क्या देखा? इधर सुनना, इधर क्या देखा? जानबूझकर अप टू 19%, 20% अराउंड हमने अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया। गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन तकरीबन 20% तक कर दिया, 20% तक कर दिया। पता है क्यों? ये देखो, अगर एक डॉलर 50 रुपए का मिल रहा था उस वक्त, और उस डॉलर की कीमत जब 60 रुपए हो जाएगी, ठीक है, तो आप ये बताना इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? बताएगा कोई मुझे? है जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सर मैं एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर। अभी सामान बेचता हूं, $1 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलती है, और कल सामान बेचूंगा वही $1 60 रुपए के हिसाब से। मैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा ना सर, ठीक है। लेकिन आप ना, आप इत्तेफाक से आप इंपोर्टर, आप खरीदते हो सामान, अभी खरीदते हो $4 का सामान तो 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो पर डॉलर, और अभी कल को $1 का सामान खरीदना पड़ा तो 60 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए फालतू। इंपोर्ट ज्यादा करोगे? करोगे ज्यादा? वो नहीं सर ना? हाँ, इंपोर्ट हो जाएगा कम।
तो भैया जब इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वो जो डेफिसिट मिल रहा था बीओपी के अंदर वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगेगा, वो ठीक होने लगेगी सिचुएशन। ये है। तो पहला जो मेजरमेंट किया गया, पहला जो रिफॉर्म लाया गया करेंसी का, रुपी का सॉरी, डिवैल्यूएशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट और क्या हुआ था? मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। सर पहले क्या होता था, ये जो मैंने बात कही यहां पर कि $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज, ये पहले पता है कौन डिसाइड करता था? सॉरी, ये पहले डिसाइड करता था आरबीआई, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी पहले ये रेट। ठीक है, हमारे देश की आरबीआई, दूसरे कंट्री का सेंट्रल बैंक आपस में मिलकर ये रेट डिसाइड करते थे कि भाई अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का रिजर्व बैंक है, दोनों मिलकर आपस में रेट डिसाइड करते थे कि जी डॉलर कितने रुपए में खरीदा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आया, उस बदलाव में एक चीज और थी, अब हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए एक और ऑप्शन था कि यार तुम ना डिमांड और सप्लाई मतलब मार्केट फोर्सेस की थ्रू भी, मार्केट फोर्सेस की मदद से भी आप अपना रेट खुद डिटरमिन कर सकते हो। ये पहले इजाजत नहीं थी, अब इजाजत दे दी गई, तो लिबरलाइजेशन बोलेंगे ना, लिबर्टी है ना, यहाँ पर फ्रीडम है। देखो यहाँ पर डिमांड सप्लाई से कैसे होता है, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड ऐसी, डॉलर की डिमांड ऐसी, डॉलर की सप्लाई ऐसी, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वो पॉइंट इक्विलिब्रियम, ये रहा जी रेट। ये रेट हमारे हिसाब से तो आया जी 73, सरकार बोल रही है 74, हमारे हिसाब से 73 आया है, तो हम 73 पर जज करेंगे इसको। समझे मेरी बात? तो ये एक लिबरलाइजेशन पैरामीटर है कि पहले करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। दूसरा, सिर्फ आरबीआई डिटरमिन करती थी रेट को, और आरबीआई के साथ साथ आरबीआई एंड मार्केट फोर्सेस, ठीक है ना, दोनों के थ्रू हम रेट को जज कर सकते हैं। तीसरी यहां पर खुशखबरी ये थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया था। सर इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे हम मशीनरी खरीदते थे पहले तो बहुत ज्यादा टैक्स देते थे, अब इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो जाएगी तो इंपोर्ट हमारा सस्ता हो जाएगा, ठीक है। जो एसेंशियल गुड्स हैं कम से कम उनको खरीदना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन पैरामीटर है। एंड फाइनली रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। सर अगर आप इंपोर्टर बनना चाहते हो तो आपको पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी तभी आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा सकते हो, आपको अपना लाइसेंस नंबर देना होता है इंपोर्ट करते वक्त, ठीक है। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग के सिस्टम को रिलैक्स किया गया। पहले बहुत कम्बरसम और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हुआ करता था लाइसेंस लेने का, जिसको सिंप्लीफाई किया गया ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिल सके और इसमें किसी तरह का बैरियर ना रहे। यह है लिबरलाइजेशन के लिए फॉरेन करेंसी रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एक बार चेक करिए, एक सेकेंड, हाँ जी चेक करिए एक बार। डिवैल्यूएशन, करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा, आरबीआई के साथ साथ अब मार्केट रेट का डिटर्मिनेशन हो सकता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू रेट का डिटर्मिनेशन हो सकता है। तीसरी बात, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया, ठीक है, ताकि इंपोर्ट को आसान बनाया जा सके और एसेंशियल कैपिटल गुड्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और आखिरी बात है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को यहां पर सिंपल किया गया, राइट। ये यहां पर खत्म हुआ आपका क्या, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन 4 पैरामीटर्स पे थे। ये देखिए फॉरेक्स रिफॉर्म पड़ा। फॉरेक्स रिफॉर्म का बेटा एक नाम और बोलते हैं लोग, जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल ट्रेड रिफॉर्म या फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स एक ही चीज है ये, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने इससे पहले पढ़ा था टैक्स रिफॉर्म, उससे पहले आपने पढ़ा था क्या, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और उससे पहले आपने पढ़ा था क्या, हाँ जी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। और ये सारी चीजें किस में पड़ी थी, ये देखो लिबरलाइजेशन में। एरियाज ऑफ लिबरलाइजेशन ये 4 थे, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स और फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे थे जिसको आप लिबरलाइजेशन कहते हो, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ें इसके बाद प्राइवेटाइजेशन। देखें प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बस प्राइवेटाइजेशन को समझ लीजिए, बिकॉज एलपीजी के लिए 2 क्लासेस रखी है मैंने। मैं आपको बस प्राइवेटाइजेशन का मतलब इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, खाली बस मीनिंग समझाऊंगा, खाली बाकी की आगे की बात करेंगे हम। समझ लीजिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का पहले तो एक नाम और होता है, सुन लीजिएगा, डी नेशनलाइजेशन। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डी नेशनलाइजेशन
नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर कंसंट्रेशन है पब्लिक सेक्टर का, जहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कंसंट्रेशन है, सारी चीजें गवर्नमेंट के पास में है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इसी को खत्म किया गया, दैट इज डी नेशनलाइजेशन, और इसी को, इस प्रोसेस को कहते हैं आप प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस किया जाता है और गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। सर ये प्राइवेटाइजेशन दो तरह से होता है, मेरी बात को सुनिएगा पहले, प्राइवेटाइजेशन दो तरह से होता है। ठीक है, मेरे पास एक कंपनी है, मेरे पास में गवर्नमेंट हूं मैं, मेरे पास एक कंपनी है, उस कंपनी की हालत ऐसी है, लॉस मिल रहा है उससे, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, बस अभी बस क्लोज कर रहा हूं मैं 2 मिनट में। मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी की हालत ऐसी है कि अभी मेरे को लॉस मिल रहा है, बट मुझे इतना विश्वास है कि अगर उस कंपनी में पैसा मिल जाए, उस कंपनी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए कहीं से, तो ये कंपनी ठीक हो जाएगी, मतलब ये कंपनी बढ़िया अपना चलने लगेगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक तो ये, और एक कंपनी मेरी ये वाली है, इस कंपनी की हालत मेरी ऐसी है कि यार इसमें लॉस मिल रहा है और लॉस बुरी तरह से मिल रहा है, इसमें मैं पैसा भी लगा दूं ना कहीं से लाकर तो भी ये लॉस ही देगी मेरे को, समझ गए? पहली कंपनी को मैं पूरी तरह बेच दूं, नहीं ना, इस कंपनी को बचा लूं, नहीं ना, ठीक है, जो मेरी इधर वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी मतलब जिसमें मैं पैसा भी लगा लूंगा तो भी मुझे लॉस ही मिलेगा, इसको उठाओ और प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो कि भैया ये लोग पूरा पूरा मतलब पूरी कंपनी आपकी हुई, मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोल पूरा पूरा बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, पूरा मैनेजमेंट, मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा, मैनेजमेंट और कंट्रोल जब कंपनी का, जब पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसका एक नाम है, इसका एक नाम है जिसको आप, टेक्निकल नेम है जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटेजिक सेल। एक स्ट्रेटजी के तहत कि यार ये कंपनी, इसमें पैसा भी मिल जाएगा तो भी लॉस मिलेगा, स्ट्रेटजी क्या अपनाई, इसे उठाओ, प्राइवेट सेक्टर को बेचो, पैसा ले लो वहां से। आज मारुति उद्योग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, बेच दिया गया। सुनिए मेरी बात, प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदेगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इनका। प्राइवेट सेक्टर जानता है ये गवर्नमेंट की लॉस मेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट से हमें ये सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है, और जब हम अपने पास रखेंगे इसको और हम अपने प्रोडक्ट बनाकर, क्योंकि सारा सेटअप है गवर्नमेंट के पास में, हमें बस इसमें थोड़ा सा पैसा लगाना है और काम शुरू करना है। जब काम शुरू होगा, प्रोडक्ट बनेगा और बिकेगा ना, हम महंगा बेचेंगे और पब्लिक खरीदेगी, क्योंकि पब्लिक जानती है कि हम प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए होता है। इनका मकसद वेलफेयर था, इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा पाए, हम तो प्रॉफिट कमाएंगे ना सर, और ये कंपनी हमें इनसे मिल जाएगी सस्ते दाम पर, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि भैया तुम्हारी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदेगा कौन, ये तो हम, हमारा शुक्रगुजार हो जाए आप कि हम खरीद रहे हैं आपकी कंपनी को, ठीक है ना, ये चीज। खैर, तो मैंने क्या बोला, हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि उसको उठाकर प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। मैंने कहा भैया लो, आज के बाद जो इसके सर्वे सर्वा हो वो आप हो, मतलब सब कुछ आपका है, मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोल सब प्राइवेट सेक्टर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सेल। गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसमें। ये वाली कंपनी है, ठीक है, ये वाली कंपनी है, एक प्राइवेट सेक्टर आता है, कहता जी ये वाले भी दे रहे हो क्या, मैं कहा नहीं, हाँ इसके मैं शेयर्स फ्लोट कर रहा हूं, ओनर मैं ही हूं, सुनना मेरी बात, ओनरशिप गवर्नमेंट की ही रहेगी यहां पर, लेकिन हम इसके 30% शेयर्स बेच रहे हैं। 30% शेयर्स के मालिक बनना चाहते हो, आ जाओ, समझिएगा। क्यों, ये कंपनी क्या थी, इस कंपनी में मैं अगर पैसा लगा दूं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो इसकी ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और कुछ शेयर्स फ्लोट कर दिए। कहा प्राइवेट सेक्टर को कि चाहिए, खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करिए, आइए हमारे साथ शेयर होल्डर बन जाइए, मालिक हम ही रहेंगे। इसको कहते हैं माइनॉरिटी सेल, ठीक है, समझ गए। तो दो तरह का प्राइवेटाइजेशन होता है, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, जी हाँ, ये देखिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये देखिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी जिसमें पूरी कंपनी उठा के दे दी गई, क्या बोला उसको आपने, स्ट्रेटेजिक सेल। और दूसरा क्या था, माइनॉरिटी सेल। माइनॉरिटी सेल में क्या किया हमने, कंपनी के कुछ शेयर्स दिए हैं आपको, पूरी कंपनी नहीं दी है, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। भाई मैं अगर गवर्नमेंट हूं, मैंने अपने पैसा लगाकर कोई कंपनी खड़ी करी है, मेरा वो इन्वेस्टमेंट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसकी एक हिस्सेदारी मैं अगर बेच दूं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अपने इन्वेस्टमेंट को मैं धीरे धीरे बेच रहा हूं, लेकिन पूरा नहीं बेचा, पूरा बेच दूंगा तो वो स्ट्रेटेजिक सेल बन जाएगा, थोड़ा सा बेचा है,
माइनॉरिटी से। ठीक है सर, समझ लिया आप सभी लोगों ने? प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है, फायदे होते हैं, बुराई है, ये अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज इससे आगे आपको समझ ही नहीं आएगा। एक ही दिन में सारी बातें कर लूं तो ऊपर से जाए, इससे बेहतर है कि यहाँ ब्रेक लेते हैं और अगली क्लास में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा, इसको एक बार रिव्यू करना है आपने, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे इस चैप्टर को आज पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में वो बच्चे जुड़े रहें ताकि इस चैप्टर को वाइंड अप करें और पूरा चैप्टर आपको समझ में आए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं बेटा। नो सर। चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।